हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग 8th साइंस का चैप्टर 1 जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कवर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो भी एग्जैक्ट वर्ड लग रहे हैं कि सही है वो आपको फिल करने हैं ब्लैंक्स के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन। तो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो, मैं आपको हर एक क्वेश्चन समझाती हुई जाऊंगी। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। यानी जब हम एक ही टाइप का सेम टाइप का प्लांट ग्रो करते हैं, कल्टिवेट करते हैं एक बड़े लेवल पे किसी एक जगह पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। तो क्रॉप यहाँ पे आएगा, दैट इज द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। अगर मेरे को क्रॉप ग्रो करनी है उससे पहले मेरा क्या स्टेप होना चाहिए? आपने इस चैप्टर में पढ़ाई है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन, जिसे बोलते हैं प्रिपरेशन, यानी आप सॉइल को प्रिपेयर करते हो यहाँ पे। तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज राइट आंसर, और ये हमारा हमने लिख दिया। उसके बाद है डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ द वाटर। अगर आप डैमेज सीड्स को देखो एज कंपेयर टू द हेल्दी सीड्स, तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, दे फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। ठीक है, फॉर ग्रोइंग क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर आपको चाहिए अगर आप चाहते हो क्रॉप अच्छे से होगे, एंड न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जब आपको मिल जाएंगी तब आप कह सकते हो कि हाँ भाई क्रॉप ग्रो कर गई है। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज वन पार्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको जो भी आइटम कॉलम ए में है उसको कॉलम बी के साथ ज्वाइन करना है, जो जो आपको ठीक लगे। वैसे तो मैंने एग्जाम्पल्स ऐड कर ही दिए हैं, बट फिर भी टू गेट दिस बेटर अंडरस्टैंडिंग, पहला है खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स, इसमें से 4-5 ऑप्शन है जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है किसके साथ मैच करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, खारिफ क्रॉप मैच करेगा पैडी एंड मेज के साथ में। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे हमारा ई हो गया, ये लिखा भी है। सेकंड है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स हमारी किससे मैच करेगी? रबी क्रॉप्स हमारी डी से मैच करेगी, तो अगर उसका ई था, इसका डी हो गया। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये अगर हम बोले सुपर फॉस्फेट या यूरिया, तो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे साउंड कर रहे हैं, और ये जो है ये बी पार्ट हो गया। उसके बाद ऑर्गेनिक मैन्यूर मतलब नेचुरल खाद, तो एनिमल का एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट, ये सब कुछ किस में आ जाएगा? ये सब आ जाएगा हमारा किस पार्ट के अंदर, जिसे बोलना चाहिए ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर। ठीक है, सो आई थिंक वी आर डन विद दिस, और ये चारों हमने कर लिए हैं। बहुत ही छोटा और इजी वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन और भी ज्यादा आसान है। आपको केवल 2-2 एग्जाम्पल देने हैं, खारिफ क्रॉप के एंड रबी क्रॉप के। ये एग्जाम्पल सामने ही दे रखे हैं। पैडी एंड मेज हमने खारिफ क्रॉप की जगह लिखा है, व्हीट एंड ग्राम रबी क्रॉप की जगह लिखा है। आपको पता ही है रबी क्रॉप सर्दियों में बोई जाती है और उसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, चावल को और इन सब चीजों को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर ओन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, आई एम सो सॉरी फॉर द मिस्टेक, बट व्हीट जो है यहाँ पे रबी क्रॉप में पानी की कम जरूरत होती है। ठीक है, पानी इतना नहीं दिया जाता, और जो हमारा क्या कहते हैं रबी क्रॉप है उसको पानी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता। सॉरी फॉर द मिस्टेक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे बढ़ते हैं। राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको हर एक पॉइंट के ऊपर एक एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ तो कोई भी लिख देगा, बट आपको समझना पड़ेगा कि टॉपिक क्या है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जब मैं बोलती हूँ, यानी सॉइल को प्रिपेयर करना, बिफोर सोइंग द सीड्स, मैं सीड्स को सो करूं उससे पहले मैं उसको प्रिपेयर करूंगी। तो सॉइल प्रिपरेशन नेसेसरी है किसी भी क्रॉप को ग्रो कराने से पहले। और इसमें टिलिंग आता है, लूजनिंग द सॉइल, जिसमें आप सॉइल को ना लूज करते हो विद द हेल्प ऑफ फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स, जिसे कहते हैं आपकी जो चीजें होती हैं अलग अलग, उससे आप सॉइल को लूज करते हो। और इससे क्या होता है ना, रूट्स अच्छे से पेनिट्रेट कर जाती है सॉइल के अंदर, आराम से अंदर तक चली जाती है सॉइल के, एंड वो आराम से ब्रीथ कर पाती है इजीली व्हेन दे आर डीप। ठीक है, ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट है सोइंग। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। जब आप सीड्स सॉइल में डालोगे, वो प्रोसेस जिसमें आप सीड्स सॉइल में डालते हो उसको आप सोइंग बोलते हो। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज फनल शेप। बेसिकली जो सीड्स को टूल को हम यूज करते हैं उसको सीड्स को सो करने के लिए, वो फनल शेप्ड होता है। नाउअडेज सीड ड्रिल यूज होता है फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। आजकल एक नया इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज सीड ड्रिल, जो हम यूज करते हैं। ये क्या करता है, अच्छे से यूनिफॉर्मली सीड्स को अलग अलग प्रॉपर डिस्टेंस पे ग्रो करता है। सीड्स को एकदम इक्वल डिस्टेंस पे, प्रॉपर यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे ग्रो करना इसलिए जरूरी है, अगर साथ में क्लस्टर हो जाएंगे तो वो उगेंगे नहीं, क्रॉप बेकार उगेगी। अगर ढंग से हम उसको डिस्टेंस पे ग्रो करेंगे तो वो अच्छे से उगेंगे। ठीक है, वीडिंग में क्या होता है, अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो अलोंग विद द क्रॉप एंड दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। जब कभी कभार अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम उसको वीड बोलते हैं, और एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम वीड को रिमूव करें उसे हम वीडिंग बोलते हैं। थ्रेशिंग 6th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है, हम ग्रेन सीड्स को उसके शाफ्ट से अलग करते हैं थ्रेशिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो ये एक अलग हो गया।
नाउ इसको और देख लेते हैं, दैट इज फर्टिलाइजर्स और मेन्योर के बीच में डिफरेंस। मैं आपको पहले ओवरऑल बता देती हूँ व्हाट इज द मेन डिफरेंस। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं दे आर केमिकल, ठीक है, केमिकल होता है इनके अंदर। ये वाले कैसे होते हैं, दे आर नेचुरल, नेचुरल होते हैं। वो केमिकल है, वो नेचुरल है। फर्टिलाइजर्स केमिकल मतलब इसके अंदर केमिकल काफी मिक्स होंगे, इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह होंगे, एंड लॉन्ग टर्म में दे आर नॉट वेरी गुड फॉर द सॉइल। ये क्रॉप के लिए ठीक हो सकते हैं क्योंकि इनकी प्रेजेंस में क्रॉप अच्छी ग्रो कर रही है, बट सॉइल के लिए दे आर नॉट वेरी हेल्दी, वो नुकसान पहुंचाते हैं। मेन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमें कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू से मिलता है उसके डिकम्पोजिशन के बाद। एक फर्टिलाइजर को हम फैक्ट्री में प्रिपेयर करते हैं, एक फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। मेन्योर को हम लोग फील्ड वगैरह में प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को। ह्यूमस आपको पता ही है, जब डेड ऑर्गेनिज्म वगैरह मर जाते हैं धीरे धीरे वो एक फर्टाइल लेयर बनाते हैं जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, बट मेन्योर एक ह्यूमस एक लेयर प्रोवाइड करता है, बट फर्टिलाइजर प्रोवाइड नहीं करता है। फर्टिलाइजर्स बहुत रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि उसको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब कुछ प्लांट को मिल जाता है अगर आप फर्टिलाइजर ऐड करो। पर मेन्योर के केस में ऐसा नहीं होता, दे आर नॉट वेरी मच रिच इन न्यूट्रिएंट। वो हेल्दी होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे होते हैं, बट दे आर नॉट वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट जिसे कहना चाहिए, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, नाउ क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। ऐसे इरिगेशन का मतलब सिंचाई होता है हिंदी में, लेकिन ऐसे 2 मेथड जो पानी को कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, सेव करें, वो कौन से 2 होंगे। द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट फॉर असिस्टिंग इन देयर ग्रोथ। एक ऐसा मेथड, आर्टिफिशियल मेथड, जिसमें आप पानी को वाटर करते हो, वाटर करते हो प्लांट्स को, और आपकी ग्रोथ जो होती है वो बेसिकली किस वजह से हो रही है, आप इरिगेशन कर रहे हो, धीरे धीरे से आप थोड़ा थोड़ा पानी दे रहे हो। तो जो मेन सोर्स होते हैं इरिगेशन की सिंचाई के लिए वो वेल्स होते हैं, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक, रिवर, यहाँ सबसे सिंचाई हो जाती है। जनरली खेती बाड़ी कभी पहले उस एरिया में की जाती थी जहां रिवर आसपास पड़ती थी, क्योंकि उससे सिंचाई अच्छी होती थी। ये मेथड जो है ये पानी को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कौन से 2 मेथड, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम कैसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है ना, पाइप्स लगे होते हैं, ऊपर रोटेटिंग नोजल होती है, वो जब नोजल घूमती है वो नोजल से धीरे धीरे पानी हर जगह पे जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जाता, ये मतलब अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी पहुंचता है। अनइवन और सैंडी लैंड में स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर्स की हेल्प से, जो आजकल लोग गार्डन्स में भी लगाते हैं अपने, उससे हर जगह पे पानी पहुंच जाता है, ठीक है। इट्स अ गुड वे, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा पानी जाता है, जितना जरूरत है उतना पहुंच जाता है। ड्रिप इरिगेशन इज अ मेथड, ये भी बहुत अच्छा पानी बचाने का मेथड है, जिसमें ना सपोज क्रॉप यहाँ पे है, सपोज देयर इज अ क्रॉप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो पाइप्स जाते हैं और पाइप्स बिल्कुल लिमिटेड थोड़ा थोड़ा पानी उसके क्रॉप्स के बिल्कुल बेस पे रिलीज करते हैं। ये इरिगेशन सिस्टम हैज एन अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स और ट्यूब्स विद वेरी स्मॉल होल्स इन देम टू वाटर प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। पानी की जो बूंदे हैं वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पड़ती है, एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पड़ता, बहुत जरा जरा सा ड्रॉप टू ड्रॉप पानी की बूंदे पड़ती है रूट्स के बेस में, और ये बहुत ही एफिशिएंट है और वाटर इसमें वेस्ट नहीं होता। सो ये 2 मेथड बेस्ट मेथड आप कह सकते हो फॉर कंजर्वेशन भी हो जाए पानी का, एंड इरिगेशन से भी हम जिसे कहते हैं ढंग से कर लें, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने वीट को खारिफ सीजन में ग्रो कर दिया, वीट को हम लोग रबी सीजन में ग्रो करते हैं जब पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, तो व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। वीट क्रॉप इज सोन फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर टू मार्च टू अप्रैल। यहाँ पे हमने उसको सो किया, हार्वेस्ट कर लेते हैं इस टाइम पे। तो ये अगर हमने जनरली हम विंटर में ग्रो करते हैं जिसमें पानी कम चाहिए होता है। अगर आप उसे खारिफ सीजन में ग्रो करोगे तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं रहेगा, वो डेड हो जाएंगे, मतलब वो दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव। पहली बात तो क्योंकि पानी ज्यादा चाहिए, पानी मिलेगा नहीं। मतलब जैसे सपोज कोई एक क्रॉप है जिसको पानी ज्यादा चाहिए, आप उसको पानी कम दे रहे हो, किसी को बहुत कम पानी चाहिए आप उसको ज्यादा दे रहे हो, तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इनको पानी कम चाहिए, ठीक है, और हम इनको पानी ज्यादा देंगे या उस सीजन में ग्रो करेंगे जब पानी ज्यादा मिलेगा, तो इट वुड नॉट बी अ गुड डिसीजन, क्योंकि इससे क्रॉप खराब हो जाएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। क्वेश्चन ये है कि सॉइल कैसे, अगर कंटिन्यूअस प्लांटेशन होगा क्रॉप्स का, तो कैसे वो खराब होती है, अफेक्ट होती है। आंसर यही है कि कंटिन्यूअस प्लांटेशन, अगर बार बार हम लोग क्रॉप को उगाते रहेंगे तो जो सॉइल है उसका जो कंटेंट, जो न्यूट्रिएंट है वो खत्म हो जाएगा, और अगर खत्म हो गया तो बार बार उसको रिप्लेनिश करने के लिए टाइम चाहिए, और हम ऊपर से अगर कोई भी नेचुरली उसको रिप्लेनिश नहीं होने दे रहे हैं, नए बार बार कंटिन्यूसली क्रॉप उगाए जा रहे हैं, तो सॉइल एक टाइम पे आके इनफर्टाइल हो जाएगी।
इसलिए जरूरी है कि अगर एक क्रॉप उगाई है जो कि न्यूट्रिएंट ले रही है तो दूसरी हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करें, लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो करें, ताकि वो जो नाइट्रोजन है, न्यूट्रिएंट्स है, वापस उसको रिस्टोर कर दे और फाइनली उसको प्रॉपर टाइम मिल जाए रिप्लेनिश करने का। सो दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट पे आते हैं, नाइन्थ पे, दैट इज दैट इज एट्थ। 10th क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है जो हम कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। आपको शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन का क्या सीक्वेंस होना चाहिए वो आपको यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, जो जो बॉक्स थे ऐसे ऐसे सबको हमने एक में लगा दिया। सो दिस वुड बी 1, दिस वुड बी 2, दिस वुड बी 3, दिस वुड बी 4, दिस वुड बी 5, दिस वुड बी 6, दिस वुड बी 7। तो आप प्रिपेयर करोगे सॉइल को, आप फील्ड को प्लग करोगे ताकि आप उसमें सीड्स बो दो, टिलिंग एंड एवरीथिंग। सोइंग करोगे, सीड्स को उगाओगे, मतलब उगाओगे। मेन्योर करोगे, मेन्योर डालोगे आप। इरिगेशन करोगे, सिंचाई करोगे, हार्वेस्ट करोगे फाइनली, एंड देन आप उसको शुगर फैक्ट्री में भेज दोगे। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये सारी की सारी आपको शुगर केन के क्रॉप प्रोडक्शन में काफी हेल्पफुल रहेंगी। एंड लास्ट क्वेश्चन है विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कर सकते हो और यू कैन प्ले इट एज अ गेम। तो प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, मैं आपको हिंट्स दे देती हूँ। पहला है कि आप पानी को क्रॉप्स को पानी देते हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, सॉरी, कीपिंग क्रॉप्स ग्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। स्टोरेज, जब आप उसको एक लॉन्ग टाइम के लिए एक प्रॉपर कंडीशन में रखते हो, दैट इज स्टोरेज, ठीक है। इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लूज दे रखे हैं। थर्ड है अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, हार्वेस्टर। तो आपको इस तरह से अरेंज करना है कि आपको आंसर भी मिल जाए। सारे आंसर इसमें लिखे हुए ही हैं और आपको मिल ही जाएंगे। सो दैट इज वन ऑफ द एक्सरसाइज बेस्ड, मतलब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं जितने भी एनसीईआरटी में थे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको आने वाले टाइम में और अपकमिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। एंड एक चीज का और ध्यान रखना, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, वो आप ही के फायदे के लिए है, क्योंकि जब आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको कई ज्यादा वीडियोस मिलेंगी जो ऑलरेडी मैंने डाल रखी है इसी कंटेंट पे, मतलब साइंस के ऊपर। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, 8th साइंस, 8th ज्योग्राफी, 9th साइंस। तो आप किसी को भी चेक करके जो भी आपको चाहिए वीडियो आप देख सकते हैं। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेंगे। थैंक यू सो मच।